एक शख्स एक दिन बहुत एक खौफनाक साजिश रचता है जिससे वो एक तीर से तीन निशाना करना चाहता है। यानी कत्ल तो एक होगा लेकिन वो तीन चीजों में फायदा उठाएगा और उसके बाद वो अपना जीवन अच्छे से जीवन यापन करेगा, सुख शांति से रहेगा और होता भी उसके मुताबिक जो जैसा उसने प्लान बनाया था, काम भी उसी हिसाब से होता है। तीन अपराधियों को पुलिस पकड़ भी लेती है, उनसे पूछताछ भी करती है। जब असली कातिल सामने आता है तब सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। सब अचंभित हो जाते हैं कि एक शख्स इतना कैसे गिर सकता है, इतना कैसे कर सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, दरअसल मध्य प्रदेश का एक जिला है राजगढ़, और राजगढ़ में एक कस्बा आता है कुरावर, वहां की सच्ची घटना है। 26 जुलाई 2022 की बात है। रात का 9-10 बजे का टाइम था। पति पत्नी अपने रिश्तेदार के घर जा रहे थे। जब बाइक लेके घर से निकले थे उस समय बहुत अंधेरा था और घर से थोड़े दूर ही निकले थे कि उनकी बाइक रुक रुक के चलने लगी। जब बाइक रुक रुक के चलने लगी तो बद्री प्रसाद अपनी पत्नी पूजा से कहता कि अभी बाइक में लगता कुछ खराबी हो गई है, तुम इधर एक कोने एक साइड में बैठ जाओ, मैं बाइक को चेक करता हूँ क्या प्रॉब्लम हो गई, इसको चेक करता हूँ, देखता हूँ। जब बद्री प्रसाद अपनी बाइक को चेक करने लगता है तभी झाड़ियों में से 3 शख्स आते हैं और गोलियां चलाना स्टार्ट कर देते हैं। और गोलियां चलाना जब स्टार्ट करते हैं तो वह गोली पूजा को लग जाती है, बद्री प्रसाद की पत्नी को लग जाती है। जब गोली लगती है तो वो उसका लहूलुहान हो जाती है और ये देखकर बद्री प्रसाद भी घबरा जाता है। उसको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाता है। हॉस्पिटल लेके जाता है, वहां पे उसका इलाज कराता है, लेकिन इलाज करने के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। बद्री प्रसाद के भी शरीर पे सब सारे कपड़े फटे हुए थे, चोटों के निशान थे। पुलिस आई, उससे पूछताछ की तो उसने ये पूरा बताया, पूरा वाक्य बताया कि उसके साथ क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। तब वो पुलिस को बताता है कि मेरा मौसेरा भाई है मनोहर, जिसके साथ मेरा पैसे का लेन देन है, जिससे वो आए दिन झगड़ा करता रहता है। उसी रात को भी यही हुआ था और अपने 3 दोस्तों के साथ आया और जब मेरी बाइक खराब हो गई थी, मैं उसको रिपेयर कर रहा था, तब वह 3 दोस्तों के साथ आया और मेरे से उलझने लगा, पैसा मांगने लगा। जब हम दोनों के बीच में हाथापाई हो गई थी तब मेरी पत्नी बीच में बचाने आई, तब उसको गोली लग गई थी। जब उसको गोली लगी तो वो तीनों वहां से भाग गए और हम दोनों को वहीं पे छोड़ के चले आए। और ये अभी स्थिति है कि मैं अभी इसको हॉस्पिटल लेके आया हूँ और इसने ये दम तोड़ दिया। अब यहाँ तक तो सब सही था, उसका अच्छे से चल रहा था, जैसा उसने प्लान किया था उसी हिसाब से सब कुछ हो चल रहा था। पुलिस ने भी उन आरोपियों को पकड़ लिया, गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ की। तब मनोहर बताता है कि हम दोनों का पैसे का लेन देन है, लेकिन उसको मैंने गोली नहीं मारी, हमारे बीच में कहीं लड़ाई भी नहीं हुई। तब पुलिस को भी उस एक पॉइंट पे ये लगता है कि हर कोई आरोपी यही कहता है कि मैंने ये नहीं किया। शायद इसकी वजह से ये भी यही बोल रहा होगा। जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तब भी वो यही कहता है कि हम दोनों के बीच में पैसे की लेन देन जरूर है, मैं उससे पैसा जरूर मांगता हूँ, लेकिन मैंने हत्या किसी की नहीं की, किसी पे गोली नहीं चलाई। जब उन तीनों आरोपियों की पुलिस उनकी मोबाइल की नेटवर्क जांच करती है, उनका डंप डाटा निकालती है, तब मालूम पड़ता है कि आरोपी उस दिन, उस घटना के दिन वहां पे थे ही नहीं, वहां से बहुत कोसों दूर थे। या तो फिर पुलिस को फिर तब भी ये लगता है कि हो सकता है कि उन्होंने मोबाइल अपने साथ में नहीं रखे और वहां पे जहां पे अभी लोकेशन दिखा रहा है वहां पे छोड़ के आए हो। तब गहनता से जब जांच करते हैं तब भी आस पास में पूछा जाता है कि किसके साथ थे, किसके साथ नहीं थे, क्या करने गया था। तब उनकी सच्चाई सामने आती है कि दरअसल उनका हत्या में कोई भी साजिश नहीं थी, कोई भी हाथ नहीं था। अभी पुलिस उस शख्स को पकड़ती है जिसने रिपोर्ट लिखाई थी, उसके ऊपर शंका होती है कि शायद इसी ने कुछ किया हो। तब पुलिस एक नए सिरे से वापस से जांच करती है, तब खुलासा होता है जिसे देखकर आप और हम सब चौंक जाएंगे, ऐसे ऐसे उसने कारनामे किए थे। जब पुलिस उस शख्स के ऊपर गहनता से जांच करती है
और वो मर्डर वाले दिन हत्या हुई थी उस दिन जहाँ वहां पे सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करती है, लेकिन वहां पे उनको कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन जब पुलिस उसका फोन चेक करती है तब उसको मालूम पड़ता है कि वह शख्स, वो पति जो बद्री प्रसाद कई दिनों से किसी अनजान व्यक्ति से फोन पे बातें किया करता था, और साथ ही साथ अपनी पत्नी को मराने के लिए उसने एक 5 लाख की किसी शख्स को सुपारी दे दी। अब पुलिस ये जानना चाहती थी कि जो शख्स अब इतने बड़े कर्जे में डूबा हो वो अपनी पत्नी को मारने की सुपारी क्यों देगा, किसके लिए देगा, जबकि पत्नी के नाम पे ऐसा कोई जमीन जायदाद भी नहीं थी या ऐसा कुछ ज्यादा प्रॉपर्टी हो जिसके लिए पत्नी को मारा जाए। अब पुलिस ये सब चीजों की खोजबीन कर रही थी। उधर उस बद्री प्रसाद को एक भोपाल में एक किसी लड़की के साथ भी अवैध संबंध थे, वो भी उसको परेशान कर रही थी। वो उसको बार बार फोन करके ये टॉर्चर कर रही थी कि अपनी पत्नी को तलाक दे दे और उसके नाम पे जो भी प्रॉपर्टी या जो भी कागजात है वो सब मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दे और मेरे से शादी कर ले। अगर ऐसा कुछ नहीं करेगा तो मैं तेरे को पूरे समाज के सामने बदनाम कर दूंगी और कहीं का नहीं छोड़ूंगी। और दूसरी बद्री प्रसाद के सामने समस्या ये थी कि कर्जदार उसको रोज परेशान करते थे, उसके ऊपर 40 लाख से भी ऊपर का कर्ज हो रखा था। तो अभी वो उतना पैसा कहाँ से लाए? या तो वो कर्ज से तब छुटकारा पा सकता था कि वो अपने आप को मार दे या फिर कहीं से पैसे की जुगाड़ कर दे, लेकिन वो ये नहीं चाहता था कि अपने आप को मार दे, वो ये नहीं चाहता था कि वो मर जाए, लेकिन उसको पैसे का जुगाड़ करना था। कर्जदारों को पैसे चुकाने थे, उनको कैसे भी समस्या का समाधान निकालना था। तब उसने एक ऐसा रास्ता चुना जिसे एक तीर से 3 निशाने हो जाए, कुछ भी नहीं और उसका काम भी हो जाए। भोपाल वाली लड़की जब बद्री प्रसाद पे अवैध संबंधों को लेकर दबाव बनाने लगी, उसे शादी करने के लिए दबाव बनाने लगी, तभी बद्री प्रसाद ने अपने दिमाग में ये तय कर लिया था कि अपनी पत्नी को मारना है। जून महीने से भी ये सब कुछ उसने तय करके रखा था। तब वह कहीं से 6 लाख रुपए उधार लेके आता है और गूगल पे जाके सर्च करता है कि किसी को हत्या करने के बाद पैसा कैसे कमाया जाए। तब गूगल उसको एक आइडिया देता है कि अगर किसी का बीमा करा दो और उसके बाद उसकी हत्या कर दो और मृत्यु हो जाती है तो आपको उसके जो भी बीमे की रकम होती है वो आपको मिल जाएगी। तब बद्री प्रसाद अपनी पत्नी का 35 लाख का बीमा कराता है और 3 महीने की किस्तें भी भर देता है। जब ये सब कुछ हो जाता है, उसके प्लान के अकॉर्डिंग सब कुछ चल रहा होता है, तब वह इधर उधर किसी किलर को ढूंढता है जिसे अपनी पत्नी की हत्या करवा सके। और 1-2 दिन के बाद ही उसको एक शख्स मिलता है, इसका नाम होता है गोलू मीणा, शाकिर और हुनरपाल। इन तीनों के बीच में एक डील फिक्स होती है कि उसकी हत्या करनी है और हत्या की भी एक प्राइज मनी तय की जाती है जो 5 लाख रुपए होती है। सब समय और तारीख तय होता है। तब वह कहता है कि मैं तुमको 5 लाख रुपए दे दूंगा, लेकिन हत्या मेरे हिसाब से करनी है, जैसा मैं बताऊंगा वैसा करनी है, किसी को मालूम भी नहीं हो। तब वह बैठ के एक प्लान बनाते हैं, एक तारीख फिक्स करते हैं और तारीख होती है वो 26 तारीख। और वो साथ ही साथ ये बताते हैं कि अभी हमको मालूम कैसे पड़ेगा रात के अंधेरे में कि हमको बाइक कहाँ रोकनी है, कहाँ नहीं जाना है और क्या करना। तब वो गोलू मीणा बताता है कि हम रात को एक सुनसान सड़क पे बाइक खड़ी कर देंगे और इसको इंडिकेटर लगा के रखेंगे। जब तुम उसी रास्ते से निकलोगे, इंडिकेटर बाइक का दिखाई दे, तुम बाइक वहीं पे रोक देना। जब रात को दोनों पति पत्नी बाइक पे जा रहे थे तो उसको बाइक का इंडिकेटर लगी बाइक दिखाई दे रही थी। तभी उसने अपने पत्नी को कहता है कि बाइक में कुछ खराबी आ गई, इसको रोक के चेक करना पड़ेगा। और वो वैसा ही करता है, बाइक को एक किनारे लगा देता है और बाइक चेक करने बैठ जाता है। जैसे ही वो बाइक चेक करने बैठता है, उसकी पत्नी को गोली मार दी जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है। जब पत्नी की हत्या हो जाती है तो पूरी का पूरा हत्या का जो भी दोष था अपने मौसेरे भाई के ऊपर डालना चाहता था, वो उसी को बदनाम करना चाहता था, उसी को फंसाना चाहता था, क्योंकि बद्री प्रसाद ने सबसे ज्यादा कर्ज उसी से ले रखा था। अभी अगर वो उस हत्या में फंसाने में कामयाब हो जाता, उसको पुलिस पकड़ के सलाखों के पीछे डाल देती तो उसको पैसे देने का झंझट खत्म हो जाता और जो पत्नी को 35 लाख का बीमा कराया था वो पूरी की पूरी रकम उसके पास बच जाती और वो भोपाल वाली लड़की के साथ जिसके साथ अवैध संबंध थे उसके साथ बाकी की जिंदगी आसानी से काट सकता था।
लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। जो सच्चाई थी वो कांच की तरह साफ हो गई थी और वो पकड़ा गया और अभी वो सलाखों के पीछे है। तो ये कहानी यहाँ तक थी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी एक नई क्राइम कहानी के साथ। तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।